अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये बूट कैंप 2021 का लाइव सेशन नंबर 37 है और अब तक हमने सॉलिडिटी और ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो अब ये वक्त आ रहा है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आप डॉलर अर्न करना स्टार्ट कर दें। आज की क्लास में हमारे लीड सर इनाम और नुमान भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो नुमान भाई और क्या नाम है सर इनाम, आज की क्लास की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं? अच्छा जी, आज इंशाल्लाह हम लोग अपने नए टॉपिक के स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा लाइक कोर बिजनेस है, उसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे फर्दर इन डेप्थ। और ERC-20 टोकन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसको लर्न करेंगे। और हो सका तो उसका आज हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो इंशाल्लाह उसकी हम लोग स्टार्ट में हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ERC-20 बेसिकली है क्या, और इसमें हम लोग किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी APIs कौन कौन सी हैं, और इसके अंदर कितने क्या क्या लॉजिक्स हैं, क्या क्या फंक्शन हैं, क्या फंक्शनलिटीज़ हैं, वो सारी हम लोग इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर इफ़ यू वांट आई कैन स्टार्ट नाउ। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, मैं चाहूँगा कि सर इनाम, बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही, यानी डिलीवर से मुराद वो लोग यानी जो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इनको मोटिवेट करने के लिए सर इनाम आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या यानी खामी, किस तरह टाइम को मैनेज करें? असल में देखेंगे, ये तो सेल्फ मोटिवेशन वाला जो है ना सीन है, जिसमें जो है इन लोगों को खुद, अब माशाल्लाह एडल्ट्स हैं ये लोग, इन्हें पता होना चाहिए कि ये कितना अहम जो है बेसिकली इनका टाइम चल रहा है, जिसके अंदर ये आज जो सीखेंगे वो इन्हें इंशाल्लाह चंद महीनों में ही इतना फ्रूटफुल और बेसिकली बेनिफिशियल होगा कि इनकी लाइफ बदल सकता है। और इसकी की जो है वो यही है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इन्हें फ़ायदेमंद रहेगा, उतना जल्दी ये जो है मार्केट में जो है वो एज ए डेवलपर्स जो है वो इन हो सकते हैं। तो बाकी इनके लिए जो है ना मोटिवेशन के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ फिगर्स डॉलर्स के बता सकता हूँ जो बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, वो सब नेट पे मौजूद है। अहम बात सेल्फ मोटिवेशन की है, जो ये अपनी प्रोकास्टिनेशन से बेसिकली, जो हम जिसको बात कर रहे होते हैं कि यार कल कर लेता हूँ, अच्छा फेसबुक देख लूँ तो जो है ना कर लेता हूँ, इस चीज़ को जो है ना इन्हें मारना होगा। तो अपने आप को तमाम सोशल नेटवर्क से काट कर अगर सिर्फ 2 महीने ये एफर्ट कर लें, तो इंशाल्लाह जो है ना, जैसे नुमान भाई माशाल्लाह इतनी मेहनत कर रहे हैं, सरजिया नाजीशान भाई वाला एक सेशन चल रहा है, वो दोनों सेशंस अगर ये लें तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल सर, परफेक्ट। ठीक है, नुमान भाई, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल इनाम भाई, मैं आपको सेकंड करूंगा। हर कोई चाहता है डॉलर्स को अर्न करना, लेकिन मेहनत से हम लोग पीछे भागते हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा अपना टाइम डेडिकेटेडली इस पे लगाएं, तो हमको कोई नहीं रोक सकता कि हम लोग इसमें जंप इन करें और अपने आप को लाइक मार्केट में और अर्निंग स्टार्ट कर सकें। और जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके हवाले से, अगर हम लोग जो ERC-20 को अभी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आप यकीन करें अगर ERC-20 कर लिया आपने, आपने इसकी लॉजिक अच्छी तरीके से समझ ली, तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में फॉर ERC-20। यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन रीजन जितने भी जगहों पे हैं, इतने क्लाइंट्स रेगुलर बेसिस पे आते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ERC-20 टोकन क्रिएशन के लिए चाहिए होता है। और अगर आपने इसकी लॉजिक अच्छी तरीके से समझ ली कि किस तरीके से क्रिएट होता है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होती है, तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करता हूँ, और कोशिश मेरी होगी कि आप लोगों को बेसिक आपका जो फंडामेंटल्स हैं उसको मैं क्लियरिफाई करूँ। ना सिर्फ वो फंडामेंटल्स को क्लियरिफाई करूँ, उसको प्रैक्टिकली आपको बताऊँ, आपको एक आध मैं प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और अगर आप लोग चाहें तो एक छोटा सा ग्रुप बना के आप लोग खुद भी मार्केट में डाइव इन हो सकते हैं आफ्टर 3 और 4 क्लासेस इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। ठीक है जी,
ये वही बुक है जो हम लोग अभी तक सॉलिडिटी के लिए स्टडी करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग डायरेक्टली इसको जंप इन किया है चैप्टर नंबर 7 के ऊपर, क्योंकि इसकी जो पिछली जितनी भी क्लासेस हैं हम लोग ऑलरेडी इन डेप्थ कवर कर चुके हैं। सॉलिडिटी को हम लोग सीख चुके हैं, और अगर सॉलिडिटी के हवाले से किसी की भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, वो सेपरेटली लाइक या तो डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लोग अपने आपस में कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप लोग आपस में डिस्कशन करें। यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, गूगल भरा पड़ा हुआ है, किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी आप जो कॉन्सेप्ट हो सकता है मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब पे चले जाएं या गूगल पे चले जाएं, हो सकता है आपको उधर अच्छे तरीके से कोई और किसी तरीके से आप सीखना चाहें तो वो आपको इजीली आप सीख सकते हैं। अच्छा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड। अच्छा, अगर हम लोग ERC की बात करते हैं तो ERC का हम लोगों ने नाम बहुत सुना है, लेकिन बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग आज इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ERC बेसिकली हम लोग जब बोलते हैं तो ERC स्टैंड फॉर इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, अभी 20 को भूल जाएं, व्हाट इज ERC। अच्छा, जब हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली उस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ बग्स आ रहे होते हैं, कुछ फीडबैक्स आ रहे होते हैं, कुछ लोग फीडबैक दे रहे होते हैं कि यार इसको ये चीज़ हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। तब क्या होता है कि नए नए रिलीजेस आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जो नए रिलीज आ रहे होते हैं वो होते हैं ऑन बेस ऑफ कस्टमर फीडबैक। तो इसी तरीके से जब हम लोग ERC की बात करते हैं तो ERC में जो इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स होता है तो वो कमेंट लोग मुख्तलिफ डिफरेंट लोग दे रहे होते हैं, और वो उस कमेंट की बेस के ऊपर वो इवेल्युएट करते हैं कि बेसिकली वो कमेंट क्या है, और उस कमेंट के ऊपर वो अगर कोई बग होता है, कोई इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होती है तो उसको वो लोग इसके अंदर उसको ओवरकम करते हैं। तो बेसिकली ये ERC हैज स्टैंडर्ड प्रोसेस। इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रपोजल्स आते हैं तो उसको हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड का नाम दे दिया। बेसिकली ERC-20 जो है क्या था कि एक ऐसा कमेंट था जिसको किसी ने हाईलाइट किया और वो एक स्टैंडर्ड बन गया। बेसिकली वो क्या था कि उसमें कमेंट में लिखा था कि इसका हम लोगों ने टोकन क्रिएट करना चाहिए और टोकन के ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो उसको बाकायदा उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया और उसको अभी तक सब लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लाइक हम लोग क्या करते हैं कि जब इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो इथेरियम ब्लॉकचेन बेसिकली इटसेल्फ एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन है, और वो हमारे को ये फ्रीडम देता है कि ना सिर्फ हम लोग उसके अंदर उस ब्लॉकचेन को यूज करते हुए उसके नेटिव टोकन को यूज कर सकें, बल्कि अपनी डेवलपमेंट भी कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन भी हमारा एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, जिसका सिंबल है BTC। लेकिन और इसी तरीके से इथेरियम भी एक ब्लॉकचेन है, उसकी जो नेटिव करेंसी है वो ईथर है, उसको हम लोग ETH के नाम देते हैं। ठीक है, दोनों बेसिकली दोनों के दोनों कॉइन है। ठीक है, हम लोग अभी डिफरेंस पढ़ेंगे कि ये डिफरेंस अभी हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि जब जैसे हम लोग बिटकॉइन और इथेरियम की बात करते हैं तो बिटकॉइन बेसिकली हमारे को ये फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता कि हम लोग उसके अंदर कोई डेवलपमेंट कर सकें या कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकें। बिटकॉइन इज सिंपली इज अ ब्लॉकचेन जहाँ पे हम लोग बिटकॉइन को की ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं या सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और कोई फ्रीडम नहीं है हमारे पास, जबकि इथेरियम के अंदर हमारे पास फुल फ्रीडम है कि उसमें हम लोग इजीली कोई भी टोकन क्रिएट कर सकते हैं, कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग इसमें बेसिकली ओवरव्यू देखेंगे ERC स्टैंडर्ड 20 का। ERC-20 के अंदर जो APIs के फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। ERC के जो स्टैंडर्ड कोड इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम लोग देखेंगे। इवेंट्स कौन कौन से हैं जो कि ERC-20 स्टैंडर्ड के अंदर यूज हो रहे हैं
उसको हम लोग देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। उसमें कौन कौन से ऑप्शनल मेथड ERC के स्टैंडर्ड के अंदर यूज हो रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे। एडवांस मेथड जो कि हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं ERC-20 टोकन के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, उसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, आप चाहें तो इसको जाके देख सकते हैं। इन्होंने पूरा अपना गिटहब का एक लिंक बनाया हुआ है जिसके अंदर आप चैप्टर 7 के जितने भी कोड्स हैं वो उसमें अवेलेबल हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा, हम लोग अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड की। ERC टोकन स्टैंडर्ड बेसिकली अगेन वो इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट है। कोई भी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड तो वो ERC रिक्वेस्ट प्रपोज करता है। और ERC-20 बेसिकली टेक्निकल स्टैंडर्ड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का की इम्प्लीमेंटेशन है। बेसिकली इसको हम लोग जब हम लोग ERC-20 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बेसिकली टोकन और वो भी इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। अब इसी तरीके से डिफरेंट ब्लॉकचेन के डिफरेंट अपने स्टैंडर्ड बना लिए, जैसे कि आपने बहुत नाम सुना होगा BEP-20 का, ठीक है, TRC-20 का। तो जो बेसिकली स्टैंडर्ड वही है ERC-20, लेकिन BEP-20 और TRC-20 और डिफरेंट 20 के जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं वो रेफर वो उसी को करते हैं ERC-20 को। और अब BEP-20 करते हैं तो वो कहते हैं कि वो जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है टोकन की उसको BEP-20 कर रहे होते हैं। ट्रॉन के अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती तो इसी तरीके से उसको TRC-20 का नाम दे दिया गया। तो ये लेकिन वो स्टैंडर्ड जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो उसके अंदर जो कोड्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, वो सारे हम लोग ERC-20 के फॉलो करते हैं। अच्छा, 20 इज द नंबर बेसिकली जो 20 नंबर था जो कि प्रपोजल रिक्वेस्ट था, मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया। और इसी तरीके से देयर आर मल्टीपल स्टेप ऑन ERC गोज थ्रू टू बिकम स्टैंडर्ड। उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे उसके अंदर। पहले क्या हुआ था, ERC रिक्वेस्ट को ड्राफ्ट किया गया था, इसकी इटरेशन बेसिकली इसकी इटरेशन होती है, और जब इसको फाइनलाइज करते हैं तो इसका एक पूरा कंप्लीट प्रपोजल बन जाता है, और उस प्रपोजल को नाम देते हैं EIP का नाम, इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल। और इथेरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल जो है, जितने भी प्रपोजल अप्रूव प्रपोजल है, वो इजीली आप इसको EIP की जिन्होंने गिटहब बनाया हुआ है इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं जाके आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा कॉइन और टोकन। कोई बताना चाहेगा कि कॉइन और टोकन के अंदर क्या डिफरेंस है? अगर कोई रेस करे हैंड और मैं फिर उससे पूछूंगा, प्लीज। कोई भी मुझे बताना चाहे, कोई लाइक ERC एक कॉइन और उसमें जी आतिफ आप बताइएगा प्लीज। जी सर, कोई नेटिव करेंसी किसी भी ब्लॉक चेन की कॉइन कहलाती है और उसके ऊपर जो मतलब करेंसी बनाई जाती है उसको हम टोकन कहते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, अब देखें, हम जब कॉइन की बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल आतिफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बेसिकली अगर बिटकॉइन की बात करें, ठीक है, बिटकॉइन इज सेल्फ अ कॉइन, सही है। और वो कॉइन क्यों है? क्योंकि वो एक बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा होता है, और बिटकॉइन की जो नेटिव करेंसी है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और करेंसी हम लोग इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, कुछ और मॉडिफाई कर नहीं सकते, तो इसमें बिटकॉइन के अंदर तो डेफिनेटली लिमिटेशन है, तो उसको हम लोग बिटकॉइन को यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम लोग इथेरियम की बात करते हैं तो इथेरियम के अंदर जो हमारे पास कॉइन अवेलेबल है वो इथेरियम है, इसको नाम देते हैं ईथ का, ETH, ठीक है। अच्छा, अब ETH बेसिकली क्योंकि नेटिव करेंसी है इथेरियम की, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कॉइन। और इसके अंडर जितनी भी टोकन क्रिएट होंगे वो बेसिकली टोकन कहलाएंगे। जैसे इसी तरीके से बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर हम लोग कोई कॉइन देखते हैं तो वो है BNB का एक कॉइन, BNB कॉइन कहते हैं उसको। और इसी तरीके से ट्रॉन नेटवर्क के अंदर TRX है, पॉलीकॉन के अंदर मैटिक है, एवेलॉन्च के अंदर AVX है। तो डिफरेंट आपके जितने भी ब्लॉकचेन है हर एक की कुछ नेटिव करेंसी होती है, वो नेटिव करेंसी बेसिकली इट्स बिकम अ कॉइन। और उस कॉइन के अंडर जितनी भी करेंसीज क्रिएट होती हैं बेसिकली वो डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी कहते हैं इसको, और विच इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन, ठीक है ना। उसका जो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है उसके अंदर आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसको टोकन कह रहे होते हैं।
ठीक है। अब इसमें एग्जांपल आप मेकर का सिंबल है MKR, AUGR ऑगर है, इसका सिंपल RF REP है। इसी तरीके से आपने सेफ मून का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है उसकी, बाइनेंस स्मार्ट चेन की। इसी तरीके से आपका शीबा कॉइन है। तो इसी तरह बहुत सारे कॉइन है जो कि बेसिकली कॉइन नहीं है, वो टोकन है। ठीक है, वो हमारी एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के अंदर एज ए नेटिव करेंसी के अंदर उसको डिप्लॉय किया हुआ। ठीक है, होप आप लोगों को इसका बिल्कुल क्लियर आइडिया हो गया होगा कि बेसिकली टोकन क्या है और कॉइन क्या है। अच्छा, नाउ हम लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है क्या? जी सर, ये जो कॉइन और टोकन, अगर किसी भी मतलब टोकन वो होगा जो किसी भी ब्लॉकचेन का अपना होगा, मतलब उस पे कोई भी टोकन, मतलब जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, इस पे जो भी इसका अपना टोकन होगा उसको हम क्रिप्टो करेंसी या मतलब कह सकते हैं, कॉइन कह सकते हैं। देखें, जितना जो ब्लॉकचेन होता है, कोई भी ब्लॉकचेन होता है, जैसे मैंने आपको 4-5 ब्लॉकचेन के नाम दिए, इथेरियम, ट्रॉन, जी जी एवलांच या पॉलीगॉन। ठीक है, जो भी ब्लॉकचेन अपना लॉन्च करता है वो अपनी नेटिव करेंसी लॉन्च जरूर करता है साथ में। तो अब मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करूँ तो बाइनेंस स्मार्ट चेन की जो नेटिव करेंसी है वो है BNB, राइट। तो वो नेटिव करेंसी बेसिकली वो कॉइन कहलाएगी। ट्रॉन के अंदर TRX है। इसी तरीके से आपका जब पॉलीगॉन की बात करते हैं उसके अंदर है मैटिक। एवेलॉन्च की बात करते हैं AVX है। तो ये जितनी भी नेटिव करेंसीज हैं वो दे नोन एज कॉइन, और उसके अंडर जितनी भी करेंसी क्रिएट होंगी, ठीक है, ऑन टॉप ऑफ दैट, वो आपका वो कहलाएंगी आपका टोकन। ठीक है। जी अच्छा, सर, समझ तो आ गई। सर जो मैं समझा वो ये समझाऊं कि जो भी ब्लॉकचेन है उसका अपनी जो करेंसी होगी, जो भी एज ए टोकन, मेरी मैं समझ जा रहा हूँ कि जो कोई ब्लॉकचेन अपना टोकन लॉन्च करती है उसको हम, वो कॉइन होगा। उसके अंदर जो नीचे जो चीजें आएंगी, मतलब क्या है, जैसे वो नेस्टेड चीजें होंगी जो भी उसके नीचे काम करेंगी, वो टोकन कहलाएंगी। बेसिकली जो टोकन क्रिएट करेंगे वो होंगी, ठीक है ना। जी जो जी आप क्रिप्टो क्रिएट करेंगे वो होगा बेसिकली उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आप जी काफी, आप जब ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहे होंगे इथेरियम के अंदर, तो आप सिर्फ टोकन क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, डिफरेंट और एप्लीकेशन भी उसके अंदर डिप्लॉय हो सकती हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली टोकन की। टोकन की, यानी ठीक कि है, मतलब इथेरियम ब्लॉकचेन पे अगर मैं कोई चीज बनाऊंगा तो वो टोकन होगा। जरूरी नहीं है आप टोकन बनाएं, आप हो सकता है कुछ और चीज लॉन्च करना चाहें। नहीं, मतलब कॉइन या टोकन की बात रखे मैं कर रहा हूँ ना। जी हाँ, अगर जी कॉइन हाँ, बनाऊंगा तो कॉइन तो मैं नहीं बना सकता, टोकन ही बनाऊंगा ना फिर। टोकन बनाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सर, शुक्रिया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि टर्मिनोलॉजी, कॉइन क्या है, टोकन क्या है। अच्छा, अब दोनों जो टोकन है और कॉइन है, इसकी अपनी एक वैल्यू है मार्केट के अंदर। कॉइन की डेफिनेटली, जो हम अगर हम लोग बात करें इथेरियम की, इथेरियम की जो अभी प्राइस चल रही है $3200 पर एक 1 ईथर का, 1 ईथर है। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी की डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो वो वैल्यू डिटरमाइन होती हैं, वो हो रही होती हैं एक्सचेंज लेवल पे। अच्छा, अब जब हम एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं, जो वैल्यूज डिटरमाइन होती हैं, तो एक्सचेंजेस भी हमारे पास दो किस्म के हैं। एक, अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं ब्लॉकचेन की टर्म में, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है और एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। कोई एक्सप्लेन कर सकेगा हम लोगों में से कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है बेसिकली? सर ये जो हमने शुरू में पढ़ा सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसकी बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, बेसिकली अगर आपको किसी को आंसर करना है प्लीज हैंड रेज करें। आतिफ, आप बताइएगा प्लीज। जी सर, मैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये है कि आपके पास कोई एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना जो है मतलब कोई भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उसकी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज वो करेंगे, मतलब अपनी ट्रेडिंग करेंगे। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप खुद अपनी अपनी मतलब क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, सेल या बाई कर रहे होते हैं चीज़ को, टोकन को। अच्छा, और कोई इसके अलावा? चलें जी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बेसिकली हम जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात कर रहे होते हैं, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो क्रिप्टो करेंसी कॉइन रखे हुए हैं या टोकन रखे हुए हैं, ठीक है,
वो आपको क्या होता है कि वो एक्सचेंज के पास डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। ठीक है, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है, उसको आपने डिपॉजिट करा देते हैं और फिर वो अलाउ करते हैं उस कॉइन को या उस टोकन को कि वो ट्रेड कर सके उनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि कॉइन और टोकन जो है वो क्योंकि एक्सचेंज के पास अवेलेबल होते हैं तो वो उनके अपने अकाउंट के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट आ जाता है ट्रस्ट का एलिमेंट। ठीक है, ट्रस्ट का इशू आ जाता है। तो अगर ये भी पॉसिबल है कि एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज का कोई अकाउंट हैक हो जाए। ठीक है, अगर एक्सचेंज हैक हो गया, क्योंकि वो तो सेंट्रलाइज है, सही है, कोई भी आके उसको ऊपर अटैक कर सकता है, उसको हैक कर सकता है इजीली, तो हायर चांसेस ये हैं कि आप शायद अपनी करेंसी को लॉस कर सकें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं बाइनेंस की या बिट फाइनेंस की, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं बेसिकली। तो इनके पास भी आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ भी अगर आपको ट्रेडिंग करनी पड़ती है तो अपने टोकन या कॉइन इनके पास डिपॉजिट कराने पड़ते हैं और फिर आपको जो है वो आप ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट एलिमेंट इन्वॉल्व हुआ, इसी इसी तरीके से अगर हम लोग एक हिस्ट्री में जाएं तो 2014 के अंदर ये एक हो चुका है कि $400 मिलियन के वर्थ का के बिटकॉइन जो है वो एम्टी गॉक्स एक एक्सचेंज था, उससे जो है वो स्टोलन हो गए थे। तो ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि जहाँ पे एक सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है, उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन है, उसका गवर्नेंस होता है, उसका पूरा बोर्ड होता है, यानी कि पूरी एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बिल्ट हुआ होता है, यानी एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो कि आपको इसको आपके कॉइन्स को या टोकन को मैनेज कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या होता है कि आपको अपने जो टोकन है या जो कॉइन है वो आपको एक्सचेंज के पास डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके जो कॉइन्स और टोकन्स हैं वो आपके अपने वॉलेट के अंदर अवेलेबल होते हैं इंस्टीड के। वो आपको जो है ना अगर आपको कोई ट्रेडिंग करनी हो या बाय करना हो या सेल करना हो, वो डायरेक्टली आप क्या करते हैं कि अपने ही वॉलेट को कनेक्ट करके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के एक्सचेंज से कनेक्ट करके उसमें आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और ये जो ट्रेडिंग होती है वो इंस्टेंटली परफॉर्म हो रही होती है, यानी जैसे ही आपने जो है वो ट्रेडिंग की, आपको फौरी तौर पे उसका जो है वो एक्सचेंज रेट जो है, जो भी अवेलेबल एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज रेट होता है, वो आपको इमीडिएट बेसिस पे अवेलेबल हो जाता है। जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर एक बुक कीपिंग मेथड हम लोग बेसिकली अडॉप्ट किए होते हैं, जिसके अंदर होता ये है कि हम एक ऑफर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सेलर हूं तो मैं बोलता हूं कि मुझे इतने रेट मिलेगा तो मेरा सेल होगा, और अगर मैं बायर हूं तो मुझे इतने रेट अवेलेबल होगा तो मैं बाय करूंगा। तो उसमें हो सकता है मेरे को इंस्टेंट ट्रांजेक्शन ना हो, मुझे कुछ वेट करना पड़े, हो सकता है उस दिन मेरा सेल ही नहीं हो, उस दिन मेरा बाय ना हो। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर जैसे ही मैंने अपनी ऑफर रखी, फौरी तौर पे जो है वो उधर मार्केट मेकर अवेलेबल होते हैं, वो फौरी तौर पे हमारे जो कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं उसको फौरी तौर पे इंस्टेंटली बाय एंड सेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप बहुत ज़्यादा सेफ हैं, हैकर्स के अटैक से आप बिल्कुल सेफ हुए क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पास जितनी भी करेंसी रखी हुई है वो आपके अपने वॉलेट से है, वॉलेट से अटैच है, और इसमें आपको इंटरैक्ट जब आप करेंगे जब भी आप जो है वो आपके टोकन जो है वो एक्सचेंज के पास जाएंगे। अदरवाइज सारे टोकन जो है ना आपके पास आपके अपने वॉलेट के अंदर पड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से काइबर नेटवर्क, IDX और ईथर डेल्टा, और इसी तरीके से यूनिस्वैप हो गया, या आपका पैनकेक स्वैप हो गया, सुशी स्वैप हो गया, क्विक स्वैप हो गया, ये सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, जो कि आपको अवेलेबल हैं P2P ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि इथेरियम हैज़ इट्स ओन नेटिव करेंसी, जैसे मैंने अभी हम लोगों ने बताया कि ईथर which is not ERC-20 compliant but however on Ethereum blockchain to perform transaction on ERC token। ठीक है ना। तो आपको आपको इसमें ज़रूरत नहीं है कि आप ईथर बैलेंस पे करें या कुछ ट्रांजेक्शन फी पे करें,
लेकिन उसके अंदर डायरेक्टली आप ईथर के अंदर डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ईथर के नेटवर्क के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक का कोई क्वेश्चन, इसमें आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है तो? क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल कर रहे हैं, तो इसमें अभी अगर आपके कॉन्सेप्ट आगे क्लियर हो गए तो आप ने क्या करना है कि क्लाइंट से इंटरेक्शन करना है इन फ्यूचर, सही है ना? तो क्लाइंट से इंटरेक्शन करने के लिए आपके जितने भी बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर होने ज़रूरी है, ताकि आप कोई क्वेश्चन क्लाइंट आपसे कोई क्वेरी करता है तो आप इस काबिल होना चाहिए कि उसकी क्यूरी का क्विकली आप आंसर कर सकें। अगर, क्योंकि 90% इसमें गेम है बिजनेस का, ठीक है? और अगर आप भले ही टेक्निकल बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं, आपको मालूम है कि आप क्रिएट कर सकते हैं कोई टोकन और ये लाइक उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी चीज़ है, लेकिन अगर उसकी क्वेश्चनिंग आती है, कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ जाती है जिसमें वो कुछ क्वेश्चन बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड पूछता है और आप उसका आंसर नहीं कर पाते, तो थोड़ी सी आपकी जो है ना विन एंड लॉस वाली सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए टू मेक श्योर कि आप जब किसी बिजनेस में उतरे, जो कोई आपका जाहिर बात है, आपका अपना काम है होगा जिसमें आप अपने एक टोकन क्रिएट कर रहे होंगे या ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होने चाहिए हर मामले में। अच्छा जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ERC-20 इन क्राउड फंडिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम लोग डिटेल में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि ये क्राउड फंडिंग किस तरह क्रिएट होती है, किस तरीके से हम लोग लाइक क्राउड फंडिंग बेसिकली है क्या। तो इसको मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम लोग क्राउड फंडिंग की बात करते हैं तो ये बेसिकली इसको हम लोग क्राउड सेल का भी नाम देते हैं। अभी जो रिसेंट ईयर्स के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है वो अपनी जो फंडिंग है वो क्राउड फंडिंग के थ्रू रिसीव करते हैं इन टर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, जैसे बिटकॉइन हो गया या ईथर हो गया, और उसके रिटर्न में क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टर्स आपको वो टोकन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना एक पोर्टल बनाया और पोर्टल पे मैंने कहा कि ठीक है, मैंने एक टोकन क्रिएट किया है और टोकन का नाम है PIC बूट कैम्प टोकन, ठीक है ना? उस टोकन के अंदर मैं अगर आपको 100,000 टोकन दूंगा अगर आप मुझे वन ईथर देंगे, तो जैसे ही मुझे 1 ईथर रिसीव हुए मैंने उसको 100,000 टोकन उसको सेंड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मेरे पास इनिशियल फंडिंग आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं जितने भी ईथर मेरे पास क्यूमुलेट होते रहेंगे मैं उसको अपने पास जमा करते रहूँगा, ताकि मैं उसको फ्यूचर बिजनेस में यूज़ कर सकूँ या लिक्विडिटी में ऐड कर सकूँ, या लाइक आगे एक्सचेंज को के अंदर जाके अपना टोकन अच्छी वैल्यू के ऊपर लॉन्च कर सकूँ। अच्छा, इथेरियम इटसेल्फ, इथेरियम ने जो है वो जब अपना टोकन लॉन्च किया था उसने भी क्राउड फंडिंग की थी, और वो क्राउड फंडिंग की थी बिटकॉइन के थ्रू। लाइक उसने कहा क्या किया था, बिटकॉइन लोगों से रिसीव किए थे और ईथर उनको सेंड किए थे। मैं ये बात कर रहे हैं 2014 की। ठीक है, और इन्वेस्टर्स ने क्या किया था, इन्वेस्टर ने रिसीव किए थे ईथर, और लाइक जब इन्होंने अपना इथेरियम का जो फर्स्ट रिलीज वर्जन किया था, फॉर एग्जांपल उन्होंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट की थी 2014 के अंदर, लेकिन जिन लोगों ने क्राउड फंडिंग के थ्रू जो है अपने बिटकॉइन दिए थे उनको 2015 में जाके इथेरियम रिसीव हुए थे। मतलब उनको एक साल तक का वेट करना पड़ा था। यानी कहने का मकसद यह है कि इससे पहले जब ERC-20 का स्टैंडर्ड नहीं आया था तो ये क्राउड फंडिंग जो है वो मैनुअल चल रही होती थी, यानी कोई ऑटोमाइजेशन नहीं थी इसके अंदर। अच्छा, ये काम था इसमें भी बता रहा है कि हाउएवर बिफोर द इथेरियम ब्लॉकचेन क्राउड फंडिंग वाज डन मैनुअली। ठीक है, एंड टोकन वर डिस्ट्रीब्यूटेड लेटर, यानी कि ये इथेरियम के अंदर ऐसे ही हुआ था। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था कि लोग जो है वो, गहरी बात है, इधर ट्रस्ट एलिमेंट भी आ जाता है कि भाई मैं तो अपने बिटकॉइन दे दिया, मैं वेट करता रहा 1 साल तक, उस वक्त तक वो वैल्यू मेरी बिटकॉइन की पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाए। अगर मुझे क्विकली कोई टोकन रिसीव हो तो मैं जाहिर बात है चाहूंगा कि फौरी तौर पे उसमें इन्वेस्टमेंट करूं। तो हमें ERC-20 ने एक प्लेटफॉर्म हमारे को प्रोवाइड किया
जिसमें हम लोग इजीली क्राउड फंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि लोग हमारे पास डिपॉजिट करें इथेरियम या कुछ और कोई और नेटिव करेंसी, और उसके अगेंस्ट हम लोग उनको इमीडिएट बेसिस पे इंस्टेंटली उनको टोकन फॉरवर्ड कर सकें with the Ethereum blockchain and especially with the ERC-20 standard. अब क्या हुआ कि हम लोगों ने इसको कॉन्ट्रैक्ट की पावर को यूज किया और नाउ इट्स बिकम वेरी इजी कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो इजीली फंड रिसीव कर सकता है इन टर्म ऑफ ईथर और डिफरेंट करेंसी, और वो जो भी इसके पास टोकन है वो इजीली जो है इंस्टेंटली इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है कि जब जैसे ही जो है वो क्राउड फंडिंग खत्म हो जाती है तो इन्वेस्टर इजीली उस क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं एक्सचेंज लेवल के ऊपर, और जो भी उसकी प्राइसिंग होगी अगर उसको चाहें कि कैश करना वो सेल भी कर सकते हैं और होल्ड करके रखना कि भाई अगर फ्यूचर में इसकी प्राइस जैसे इंक्रीज होती है तब हम लोग सेल करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है क्राउड फंडिंग का। अच्छा, ये क्राउड फंडिंग का जो ये मेथड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसको डिफरेंट नामों से जाना जाता है। लाइक आपने सुना होगा ICO का, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग बेसिकली, STO सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग, और IEO के नाम से भी है जिसमें है इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग। तो कंपनीज और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जिनको जाहिर बात है वो चाहते हैं कि हम इनिशियल फंड्स रेज कर लें अपने और टोकन उनको दे दें। बेसिकली जो क्या होता है कि ये लोग ऑफर करते हैं अपने कॉइन को मार्केट के अंदर एज ए फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक टोकन लॉन्च किया और उसकी जो कॉस्ट है मैं कहता हूँ कि A1 ईथर के अगेंस्ट आपको 1000 टोकन मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने ICO से लिया, लेकिन अगर जैसे ही मेरा एक्सचेंज पे जाएगा टोकन तो आपको 1 ईथर के अगेंस्ट मे बी 600 टोकन मिले। तो ये 40% का डिफरेंस की वजह से लोग क्या करते हैं कि ICO के थ्रू मेरे टोकन एज ए फिक्स कॉस्ट लेना शुरू कर देते हैं। उसकी सूरत में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स को जो है ना वो इथेरियम रिसीव होना शुरू हो जाते हैं, और जो इन्वेस्टर होता है लाइक जो बायर होता है उसको टोकन मिल रहे होते हैं जो कि वो अच्छे प्राइस के ऊपर इजीली सेल कर सकता है जैसे ही वो एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, द मोटिवेशन बिहाइंड द ERC-20 स्टैंडर्ड। अच्छा, बेसिकली ERC स्टैंडर्ड क्या है? ERC स्टैंडर्ड हम डिफाइन करता है एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन आपको देता है, API देता है, एप्लीकेशन इंटरफेस देता है जो कि आपको फैसिलिटेट करता है कि आप टोकन किस तरह ट्रांसफर हो, ठीक है, फ्रॉम वन होल्डर्स टू अनदर होल्डर। जी रहमान, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? अब्दुल रहमान, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? आतिफ, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जो ICO है उस वक्त ही होगी जब कोई नया लॉन्च करना चाह रहा होगा टोकन अपना, उस वक्त ही मतलब ये ऑप्शन कर रहे होते हैं वो, क्योंकि जी हाँ, जी हाँ, उसके बाद उनकी वैल्यू मतलब वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो वैल्यू उसकी डिसाइड हो जाती है। ठीक, एग्जैक्टली। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे ERC स्टैंडर्ड की। हम लोग क्या होता है कि जैसे ही टोकन इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट हो जाते हैं तो जितनी भी APIs हैं जो कि इथेरियम को के ब्लॉकचेन को फॉलो कर रही होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें, लाइक जो भी स्टैंडर्ड ERC-20 ने डिफाइन किया हुआ है, तो उसी स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए वो इजीली APIs हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट वेब एप्लीकेशन हो गई या मोबाइल की क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स हो गए कि
हमको अब ज़्यादा अपना जो फंक्शंस हैं या प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा हम लोगों को मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। हम लोग एग्जैक्टली उस स्टैंडर्ड के फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए उसको हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने एक एप्लीकेशन बनाई फॉर एक्स क्लाइंट के लिए, अगर दूसरा क्लाइंट आता है उसका टोकन डिफरेंट है, ठीक है, वो लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट सेम है, तो मुझे कुछ नहीं करना, उस एपीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके टोकन का एड्रेस चेंज करना है, टोकन का नेम चेंज करना है, उसकी जो मेन जो लेयर्स हैं उसको चेंज करके इजीली मैं उसको दूसरे क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लाइक फैसिलिटेट करता है ERC-20 का स्टैंडर्ड, कि जो है मैं एक ही स्टैंडर्ड यूज करते हुए अपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि अगर इस लाइक के टोकन के स्टैंडर्ड्स को अगर हम लोगों ने कोई टोकन ERC-20 के स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट किया, तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस भी उन्हीं प्रोटोकॉल्स को, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को, APIs को, फंक्शंस को यूज़ करते हुए इजीली इंटरेक्ट कर सकती हैं उन टोकन को। अगर हम लोगों ने अपने कस्टमाइज टोकन क्रिएट किए जो कि ERC-20 से हट के हैं, तो वो डेफिनेटली हमें एक्सचेंज लेवल पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड हमने क्रिएट किया है, तो उसको हम लोग फिर लाइक सबसे ज़्यादा बेस्ट वे है कि हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है ERC-20 के अंदर जो है हम लोगों ने कवर की हुई है, तो हम लोगों को एडिशनल स्टैंडर्ड बनाने पड़ते नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ERC-20 स्टैंडर्ड API। बेसिकली कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि API के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं। API बेसिकली डिफाइन करता है फंक्शंस को जो कि एक्सेस होते हैं, वो स्टेटस बता रहे होते हैं टोकन का, और टोकन की डिटेल बता रहे होते हैं। हम अकाउंट का बैलेंस ले सकते हैं, अकाउंट को लाइक कि उसका किसी टोकन का नाम क्या है, इसका सिंबल क्या है, डेसिमल्स क्या है, उसको इजीली हम लोग इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये स्टैंडर्ड API इंटरफेस है जो कि डिफाइन हुआ है सॉलिडिटी के अंदर, ठीक है। हम लोगों ने सॉलिडिटी के अंदर स्टडी किया था कि कोई इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। बेसिकली इंटरफेस लिखते हैं, कीवर्ड है, उसका नाम देते हैं इंटरफेस का, कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, और फिर हम लोग इंटरफेसेस जितने भी हैं वो डिफाइन कर देते हैं। बेसिकली इंटरफेस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्रिएट कर देते हैं कि कौन कौन से फंक्शन यूज होंगे, बाकी उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग अलग से कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जो ERC इंटरफेस के अंदर जो फंक्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर मेन फंक्शन है नेम का। नेम का फंक्शन क्या करता है कि बेसिकली जो टोकन का नेम है, जिस जिस नेम से हम लोग टोकन क्रिएट करने जा रहे हैं, उस नेम को हम लोग डिफाइन करते हैं, उस टोकन का सिंबल हम लोग डिफाइन करते हैं, और उस टोकन का डेसिमल बताते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक तो इसमें फंक्शन यूज हो रहा है ट्रांसफर का। ट्रांसफर का फंक्शन क्या करता है कि ट्रांसफर में हम लोग बताते हैं कि किस एड्रेस को ट्रांसफर करना है और कितने यूनिट ट्रांसफर करना है, सही है। इसका जो रिटर्न है वो है बुलियन ट्रू या फॉल्स है। इसी तरीके से एक अप्रूव का फंक्शन है जिसमें हम लोग बताते हैं कि कौन से एड्रेस को स्पेंडर को अप्रूव है, कितनी वैल्यू अप्रूव है, और उसकी जो बुलियन है वो ट्रू और फॉल्स है। इसी तरीके से हम देखते हैं ट्रांसफर फॉर्म, किस एड्रेस से ट्रांसफर करना है, किस एड्रेस को ट्रांसफर करना है, और कितने यूनिट ट्रांसफर करना है। टोटल सप्लाई, कि जो हम लोग टोकन क्रिएट कर रहे हैं उसकी टोटल सप्लाई कितनी होगी, 1 ट्रिलियन होगी, 1 क्वाड्रिलियन होगी, 1 बिलियन होगी, 1 मिलियन होगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो अपनी बिजनेस लॉजिक के हवाले से वो कितनी टोटल सप्लाई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। बैलेंस ऑफ का फंक्शन है कि किसी एड्रेस का हम लोग देखना चाह रहे हैं कि बैलेंस कितना है, वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी
एड्रेस का हम लोग अलाउंस देखना चाहते हैं तो वो हम लोग इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं कि अलाउंस क्या है। बाय द वे वन बाय वन फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। अभी मैं सिर्फ इंटरफेस बता रहा हूँ कि इंटरफेस के अंदर ये फंक्शन हम लोग क्रिएट कर, स्टैंडर्ड फंक्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से इवेंट है। इवेंट क्या होता है? जैसे मुझे कोई लॉग क्रिएट करनी है और लाइक एट द लेवल ऑफ ब्लॉकचेन के चेक करना है कि ये जो एक्टिविटी हुई है वो कहाँ परफॉर्म हुई है, तो इसमें इजीली इसमें इवेंट लिखा हुआ है ट्रांसफर के नाम पे, जिसमें एड्रेस कहाँ से कौन से एड्रेस से ट्रांसफर हुआ है, किस एड्रेस को ट्रांसफर हुआ है, कितनी वैल्यू ट्रांसफर हुई है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोगों के पास पूरा कंप्लीट डाटा अवेलेबल होगा। इसी तरीके से अप्रूवल का भी इवेंट हमारे पास है, जिसमें किस एड्रेस ने अप्रूव किया, किस स्पेंडर को अप्रूव किया और क्या वैल्यू अप्रूव की। ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जो इंटरफेस के अंदर डिफाइन होने, वो इस एपीआई के अंदर डिफाइन हुए हुए हैं और इसको हम लोग इजीली अपने जो स्टैंडर्ड कोड है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। ये इसको मैं आपको जब प्रैक्टिकल हम आएगा तो इसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कराऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इंटरफेस किस तरीके से हम लोग ERC20 के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे थोड़ा सा ERC20 इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। अच्छा, ERC20 स्टैंडर्ड के अंदर हमने क्या किया है कि हमने जो इंटरफेस है वो एपीआईज के लिए हम लोगों ने डिफाइन कर दी है ERC20 के अंदर। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो 100% ऑन बेस ऑफ योर बिजनेस लॉजिक और आपकी अपनी नीड के हिसाब से होगी। फॉर एग्जांपल आपको की क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस जो ERC20 की इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिफरेंट वेज हैं इम्प्लीमेंटेशन के, जो कि हम लोग अवेलेबल है हमारे पास इसके अंदर। जो अपडेटेड और बेस्ट प्लेस है ERC20 इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो हमारे पास एक फेमस लाइब्रेरी है विद नेम ऑफ ओपन ज़ैपलिन। ठीक है। ओपन ज़ैपलिन लाइब्रेरी को हम लोग बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे अपने ERC20 के अंदर। और हम लोग ओपन ज़ैपलिन की लाइब्रेरी को बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास इसमें अपडेटेड एंड ऑडिटेड कोड अवेलेबल होते हैं। ठीक है। जो भी हम लोग कोड इसको यूज़ करना चाहते हैं, बेसिकली हम लोग ओपन ज़ैपलिन की लाइब्रेरी जो है वो आप गिटहब पे जाएंगे या आप गूगल पे आपको वो सर्च करेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो इस बुक के अंदर भी जो है वो जो कोड यूज हुआ है बेसिकली वो ओपन ज़ैपलिन लाइब्रेरी का ही हम लोगों ने इसको रेफरेंस लिया हुआ है इस बुक के अंदर भी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन है जो कि अच्छा, इसमें एक फेमस लाइब्रेरी है सेफ मैथ के नाम से। ठीक है। अच्छा, वर्जन 5 से पहले क्या था कि हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे होते थे, स्पेसिफिकली मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो का बहुत ज़्यादा एरर आता था। ठीक है। जो हम लोग अपनी लॉजिक लिखते थे उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस थे कि इसके अंदर हम लोग जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करें या डिडक्ट करें या कुछ यानी कि कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करें तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी लॉजिक हम लोगों से मिस हो जाती थी, जिसमें हम लोग जब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाते थे तो हम लोगों को डिफ़िकल्टीज आ जाती थी कि इस कैलकुलेशन में मालूम है ओवरफ्लो हो गया तो हमारा कोड के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बग आ सकता था। तो उसको ओवरकम करने के लिए ओपन ज़ैपलिन ने एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम दिया सेफ मैथ। सेफ मैथ के अंदर सारी जितनी भी कैलकुलेशन है उसको उसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइन अवेलेबल है। उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिलीशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन हम लोग इजीली कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें ये था कि 5 से पहले जो वर्चुअल मशीन के लेवल पे जो बग थे वो जाहिर बात है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको उस बग को आइडेंटिफाई किया और उस बग को उन्होंने रिमूव कर दिया। इस वजह से 5 वर्जन के बाद जो है ना वो सेफमैथ की लाइब्रेरी को यूज़ अगर नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी भी कोर्स के अंदर सेफमैथ की लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको ओवर दिया, इसमें भी ओवरव्यू इसमें लिखा हुआ है कि सेफमैथ लाइब्रेरी सॉलिडिटी लाइब्रेरी कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट है। बेसिकली ये प्रोवाइड करता है आपको बेसिक फंक्शन सच एज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इस लाइब्रेरी को यूज करते हुए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेफ होता है अगेंस्ट द इंटीजर ओवरफ्लो। ठीक है, उसमें इंटीजर ओवरफ्लो का चांस नहीं होता और अंडरफ्लो के अटैक्स नहीं होते हैं। तो इसी वजह से आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बग आने के चांसेस लेस हो जाते हैं। अच्छा, इसको अगर आप लर्न करना चाहें कि फर्दर के ये इंटीजर ओवरफ्लो होता क्या है, अंडरफ्लो अटैक क्या होते हैं, तो ये डिटेल में डिस्कस हुआ है चैप्टर नंबर 14 के अंदर। जो हम लोग चैप्टर नंबर 14 को पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लेट्स अंडरस्टैंड के कॉन्ट्रैक्ट के स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग लर्न कर चुके हैं स्टेट वेरिएबल क्या है। कोई बताएगा हमारे को स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं हम लोगों में से? इस कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको स्टेट वेरिएबल कहते हैं। और कोई बताना चाहेगा? ये सर कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर फंक्शन एक से ज्यादा भी इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं तो हम उसको उस फंक्शन के बाद ही और किसी जगह पे इसको लिख सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब जो स्टेट लेवल के वेरिएबल्स हैं ये सबसे कई दफा रिपीट कर सकते हैं इसको। अच्छा, बेसिकली स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं कि जो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डिफाइन करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। यानी कि एक अगर हम लोगों ने कोई फंक्शन लिखा और फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हमने बनाया तो वो वेरिएबल अवेलेबल होगा जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा या जब तक वो फंक्शन की जो है एग्जिस्टेंस रहेगी। जहाँ फंक्शन खत्म हुआ वो वेरिएबल भी खत्म हुआ है। लेकिन जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा उस वक्त तक आपके वो वेरिएबल जो स्टेट वेरिएबल है वो विजिबल रहेंगे और वो अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से हम जब स्टेट वेरिएबल की बात करते हैं तो स्टेट वेरिएबल के अंदर हम लोगों के पास डिफरेंट वेरिएबल्स अवेलेबल हैं जो कि स्टैंडर्ड वेरिएबल हैं ERC-20 के हवाले से। उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो वेरिएबल है जो ऑन टॉप ऑफ ERC-20 हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर है बैलेंसेस का। बैलेंसेस का वेरिएबल क्या होता है, क्या करता है कि वो अकाउंट के बैलेंसेस को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल जब आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक होल्डर के पास तो रहेगा नहीं, उसके पास तो थाउजेंड्स ऑफ होल्डर हो जाएंगे। अच्छा, वो थाउजेंड्स ऑफ होल्डर को रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई ना कोई ऐसा एरे होना चाहिए जो कि उन एड्रेस के बैलेंसेस को मेंटेन करे। फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस है नोमान के नाम पे, ठीक है, एड्रेस नोमान है और उसके जो बैलेंसेस हैं वो कितने हैं, एड्रेस आतिफ है और उसके बैलेंसेस कितने हैं, तो उसके जितने भी एरे है वो इसमें क्रिएट होते रहेंगे। तो वो हम क्या करेंगे, उसका नाम देते हैं बैलेंसेस का। बैलेंसेस जो है वेरिएबल का नेम है, और जो वेरिएबल का नाम वेरिएबल है मैपिंग है बेसिकली, और मैपिंग क्या कर रहा है, एड्रेस के अंदर उसके कितने यूनिट अवेलेबल है, ठीक है, उसको कितने टोकन अवेलेबल है, तो उसको
लाइक मेंटेन करता है। बैलेंस वेरिएबल डिफाइंड एज मैपिंग फ्रॉम एड्रेस टू यू इन, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक एड्रेस के ऊपर कितने लाइक अकाउंट मैप हुए हुए हैं, इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ एड्रेसेस आ सकते हैं। हर एड्रेस के ऊपर डिफरेंट बैलेंसेस होंगे कि एक्स एड्रेस के इतने बैलेंस है, वाई एड्रेस के कितने बैलेंस है, विच स्टोर्स द नंबर ऑफ टोकन विद ईच एड्रेस, ठीक है ना। एक हर एड्रेस के ऊपर नंबर ऑफ टोकन को वो मैप करेगा। मैपिंग जो है वो कंटेन करता है एक की वैल्यू पेयर को, और जो की है वो उसकी यूनिक होती है लाइक एड्रेस, और जो एक दफा में एक ही एंट्री होती है, लाइक जाहिर बात है उसके अंदर मल्टीपल एड्रेस तो होंगे नहीं। एक मेरा अगर मैं 10 दफा भी टोकन बाय किया तो वो सारा का सारा एक ही एड्रेस के अंदर क्लब हो जाएगा और उसको मुझे वो बैलेंसेस को देना पड़ेगा। अच्छा, जो सॉलिडिटी की मैपिंग का डेटा टाइप है, बाय डिफॉल्ट ऑल द एड्रेसेस विल हैव जीरो बैलेंसेस, ठीक है ना। जितने भी फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मेरे पास 1000 एड्रेस मैंने स्टार्ट में ऐड कर दिए तो सबके सब बाय डिफॉल्ट उसके अंदर जीरो बैलेंसेस होंगे, because the balances of each address are stored in the mapping. Its retrieval has zero or one time complexity, which is ideal. The entry in balance mapping. क्या है जी भाई, सर? मैं पूछ रहा हूँ ये 0 1 टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? 0 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि ये इसका इंटरवल है आपका, कि इसके ऊपर इतने टाइम के ऊपर आपका जीरो बैलेंस आया हुआ है। इसमें जैसे ही इसमें एडिंग होती रहेगी इस मैपिंग के एड्रेस के अंदर, तो ये आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, उसके अंदर प्लस या माइनस होते रहेंगे। मतलब इन स्टार्ट सबका 0 है, उसके बाद जैसे जैसे एंट्री होगी सबका वो एड्रेस के लिहाज से उसका बैलेंस हर एक एड्रेस के साथ उसका मैप उसकी वैल्यू ऐड होती रहेगी, उसका जितना भी बैलेंस है वो आपको उसके अंदर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जो बैलेंस है उसकी मैप अपडेट होगी जब ट्रांसफर का फंक्शन कॉल होगा या ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन कॉल होगा। इसको भी हम लोग आगे देखते हैं, ट्रांसफर और ट्रांसफर फ्रॉम का। और जब टू परफॉर्म टोकन ट्रांसफर द ERC स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन मस्ट इंश्योर दैट फ्रॉम अकाउंट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड टोकन बैलेंस टू ट्रांसफर टू द अकाउंट। यानी कि इसके अंदर जो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि रिक्वायर की स्टेटमेंट में क्या था कि हमने एक कंडीशन लगा दी थी कि जो लाइक ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो आपका फंक्शन या इवेंट फायर होगा, अगर नहीं होती तो वो नहीं होगा। इसी तरीके से हमने रिक्वायर की कंडीशन में फ्रॉम अकाउंट में जो है कोई ना कोई बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जिस अकाउंट से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 का बैलेंस अवेलेबल है और मैं 50 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो अलाउ होना चाहिए। अगर मैं 101 ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो वो फौरी तौर पे मुझे एरर आना चाहिए कि नहीं ये वाला हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते क्योंकि इतना बैलेंस उसके पास है ही नहीं। तो वो रिक्वायर के फंक्शन के अंदर हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, in the preceding code the balance state variable has internal visibility, यानी कि उसकी जो विजिबिलिटी थी इंटरनल थी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान है रीड और चेंज द बैलेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रीड कर सकता है या चेंज कर सकता है बैलेंसेस को इंटरनली, ठीक है। यानी कि इंटरनली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बैलेंसेस का फंक्शन कॉल होगा और वो इंटरनली ही अपडेट हो जाएगा। अच्छा, the balance of function in the ERC20 standard read the mapping data from the balances mapping। अच्छा, एक है हमारे पास फंक्शन balances of का। balances of का फंक्शन क्या करता है कि इसको मुझे मैंने कहा कि balances of का फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर मैंने एड्रेस दे दिया, तो वो क्या करेगा कि ये बैलेंसेस की मैपिंग को चेक करेगा कि इस एड्रेस के अंदर कितना बैलेंस अवेलेबल है, तो वो हमारे को बैलेंसेस ऑफ के अंदर वो रिटर्न कर रहा होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल balances mapping stores the following samples data as shows in the following table। इससे हम लोग थोड़ा सा और मजीद हेल्प मिल सकती है हमको। जैसे ये एड्रेसेस हैं 1
2 3 4, इस एड्रेस के पास थाउजेंड्स का बैलेंस है, इसके पास 200 का बैलेंस है, इसके पास 450 और इसके पास 1350 का बैलेंस है। हर एड्रेस के पास डिफरेंट बैलेंसेस अवेलेबल हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने कॉल किया इस एड्रेस को इस वाले फंक्शन के अंदर रखिए बैलेंसेस ऑफ, तो मुझे क्या ऑटोमेटिकली ये वाला बैलेंस रिटर्न करेगा। तो ये बहुत लाइक जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम लोग इसको एक्सप्लोर भी करेंगे कि किस तरीके से इसका हम लोग बैलेंसेस किसी भी अकाउंट का चेक कर सकते हैं। ओके अच्छा जी, एक और वेरिएबल है अलाउड वेरिएबल स्टोर्स अप्रूव बैलेंसेस। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है जैसे कि हम अगर इसको पिक्चर में देखें, पिक्चर में ये ओनर एक्स ओनर है, उसके पास 100 टोकन अवेलेबल है, सही है। और उसने क्या किया कि एक अलाउंस क्रिएट किया, एक कि मैं जो हूँ ना मेरे पास 100 टोकन है, आउट ऑफ 100 टोकन मैंने अप्रूव किया इस वाई बंदे को कि ये जो है 50 टोकन यूज कर सकता है। अच्छा, अब क्या है कि ये क्या करेगा, या तो 50 जो टोकन उसको अलाउंस मिला है उसको एक वर्चुअल अलाउंस दे दिया ओनर ने, ठीक है, कि ये जो है मैं एज ए ओनर हूँ, मैं एज ए ओनर इस जो दूसरा एक्स पर्सन वाई पर्सन है उसको मैंने अलाउ किया कि ये 50 टोकन यूटिलाइज कर सकता है। या तो क्या करेगा, 50 टोकन अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, या 50 टोकन किसी रेसिपिएंट 1 को कर सकता है, या 50 टोकन रेसिपिएंट 2 को कर सकता है, ठीक है। यानी इसने 50 टोकन ट्रांसफर कर दिए, इसके बाद लिमिट खत्म हो जाएगी। या वो एक और ही काम कर सकता है, उसने कहा कि 20 टोकन मुझे खुद अपने आप को ट्रांसफर कर लिए, ठीक है, 10 टोकन इधर ट्रांसफर कर लिए और 20 टोकन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 50 का पूरा अलाउंस क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें इजीली मैं किसी को भी एलोकेट कर सकता हूँ कोई भी टोकन। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि आतिफ को मेरे पास 100 टोकन है और आतिफ को मैं 50 टोकन अलाउंस ऐसे देना चाह रहा हूँ। तो अब आतिफ की डिस्क्रिप्शन है कि वो कितने टोकन खुद यूज करता है या कितने टोकन आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये सारा काम जो हम लोग जिस वेरिएबल में डिफाइन कर रहे होते हैं उस वेरिएबल का नाम है अलाउड का, ठीक है। और अलाउड के अंदर अगेन क्या होता है कि हम लोग एड्रेसेस दे देते हैं, लाइक मैपिंग का वेरिएबल है। मैपिंग में क्या होता है कि एड्रेस होता है, उस एड्रेस के अंदर एक और मैपिंग है, यानी कि इसके अंदर आप देखें नेस्टेड आपका चल रहा है एड्रेस, उसके अंदर फिर एक और मैपिंग कि इस एड्रेस को इतने यूनिट अलाउ किए हुए। तो ये पूरा कंप्लीट एक आपका एरे बना होता है, यानी कि नेस्टेड एरे कहलाता है। तो अलाउड इज अ नेस्टेड मैपिंग ऑफ टू सॉलिडिटी मैपिंग, ठीक है। इसमें भी बता रहा है कि ये नेस्टेड मैपिंग है जो कि दो मैपिंग डेटा टाइप के थ्रू बनी हुई है। और ERC स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये पॉसिबल है कि जो टोकन होल्डर एक्स है वो इजीली असाइन करे कुछ अलाउंस को जो कि अनदर अकाउंट है, फॉर एग्जांपल वाई, और जो फिर वाई अकाउंट जो है वो उसको अलाउ होगा कि वो जो जो नंबर ऑफ टोकन है, अप्रूव टोकन है, वो खुद ले ले या दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। इसमें भी इसी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं इसमें डिटेल में कि एज द प्रीसीडिंग डायग्राम शोज कि ओनर के पास 100 टोकन थे, 100 ERC टोकन थे, आउट ऑफ विच ही हैज गिवन अप्रूवल ऑफ 50 टोकन टू अप्रूव पर्सन, ठीक है। उसने 50 टोकन अप्रूव पर्सन को दिए। एट एनी टाइम अप्रूव पर्सन क्या कर सकता है कि वो विड्रॉ कर सकता है 50 टोकन को फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, और या क्या कर सकता है, कैन ट्रांसफर सेंड दीज टोकन टू ईदर हिमसेल्फ, रेसिपिएंट 1, रेसिपिएंट 2, और यूजिंग बाय यूजिंग ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन, ठीक है ना। ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन के थ्रू वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है अपने आप को या किसी और को दे सकता है।
Hence he cannot transfer more than 50 token in total from the token account, from the owner account. यानी उसने जितनी लिमिट सेट की हुई है उससे ज्यादा ट्रांसफर कर नहीं सकता, ना अपने लिए खुद ले सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और वेरिएबल है विद नेम ऑफ टोटल सप्लाई। ठीक है, टोटल सप्लाई क्या करता है, स्टोर करता है जितने भी टोकन की सप्लाई है विद इन द टोकन जो आप क्रिएट कर रहे हैं, उसको इंटरनली सेव करता है टोटल सप्लाई के नाम पे के वेरिएबल के अंदर। अगर आप टोटल सप्लाई को देखना चाहें तो आप इजीली चेक कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की टोटल सप्लाई को। टोटल सप्लाई स्टेट वेरिएबल है, अगेन वो UN 256 की टाइप है इसकी। क्या करता है, स्टोर्स करता है सम ऑफ ऑल द टोकन, जितने भी टोकन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अवेलेबल हैं उसको अपने पास स्टोर कर रहा होता है। और ये वेरिएबल आपको आइडिया देता है कि कितने टोकन जो है वो जनरेट हुए, टोटल टोकन जनरेट हुए फॉर करंट एड्रेस, फॉर करंट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के लिए। ठीक है। अच्छा, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं टोटल सप्लाई स्टेट वेरिएबल के विजिबिलिटी इसको सेट कर सकते हैं पब्लिक के तौर पे भी, जैसे कि इसमें डिफाइन किया हुआ है। इंटरनल भी हो सकता है और पब्लिक भी हो सकता है। इंटरनल का मतलब ये इसकी विजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे होगी। पब्लिक करेंगे तो इसकी विजिबिलिटी पब्लिक लेवल पे होगी, यानी कि आपको इजीली ईथर स्कैन पे या आपके जो है इंटरफेसेस के ऊपर आपको इजीली नजर आ सकेगी कि इसकी टोकन की टोटल सप्लाई क्या है। एज हम लोगों ने भी को पता है कि जब हम लोग पब्लिक स्टेट वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कंपाइलर जो है वो ऑटो जनरेट करता है गेटर का मेथड को। ठीक है, और सेम वे के अंदर क्या होता है कि टोटल सप्लाई जो है वो शो हो रही होती है कोड के अंदर, और इसको जब हम शो कर रहे होते हैं वो एज ए फंक्शन डिफाइन कर रहा होता है। तो वो जो फंक्शन जो क्रिएट कर रहा होता है सॉलिडिटी, उसकी जो शेप बनती है वो इस तरीके से बनती है। फंक्शन टोटल सप्लाई एज अ फंक्शन नेम, पब्लिक व्यू रिटर्न्स यूइंट, और रिटर्न क्या करता है टोटल सप्लाई को, जो हमारा जो स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास एक पब्लिक लेवल पे फंक्शन अवेलेबल हो जाता है जिसपे कोई भी देख सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट की टोटल सप्लाई क्या है। अच्छा जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं द ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है कि ERC-20 स्टैंडर्ड जो है वो ट्रांसफर फंक्शन को यूज करता है, और इसमें क्या होता है कि हमें ओनर के जो टोकन है वो किसी और एड्रेस में ट्रांसफर करने हैं तो हम लोग ट्रांसफर का फंक्शन यूज करते हैं। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर ट्रांसफर फंक्शन जो है उसके अंदर जो है एमिट ट्रांसफर का इवेंट जो है वो उस क्या करता है कि वो हम लोगों को बिल्कुल हिस्ट्री दे रहा होता है कि हमने कोई ट्रांसफर एड्रेस ए से ट्रांसफ़र किए और कितने यूनिट ट्रांसफ़र किए, तो वो हमारे को वो कंप्लीट हिस्ट्री भी दे रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग इसको ट्रांसफ़र के फंक्शन को देखें तो ट्रांसफ़र के फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आते हैं, एक एड्रेस टू और कितने यूनिट हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ने इस एड्रेस को ट्रांसफ़र किए और इतने यूनिट ट्रांसफ़र किए। ये अगेन एक्सटर्नल होगा, इसकी बूलियन टाइप ट्रू या फॉल्स होगी। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन के दो पैरामीटर्स होते हैं जैसे मैंने बताया। टू में क्या होता है, दिस इज इथेरियम एड्रेस टाइप, इथेरियम का एड्रेस आएगा इसके अंदर, और विच द टोकन मस्ट बी ट्रांसफर्ड। वी कैन ऑल्सो रेफर टू दिस एज डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस, के किस एड्रेस को हम लोग टोकन ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। वैल्यू this is the number of token to be transferred to the destination address, कि कितने number of token हम destination address के अंदर transfer करना चाह रहे हैं। The function returns bool value representing whether the transfer of the token is executed successfully or not। ठीक है, अगर इसमें false होता है तो definitely
इसमें ये ट्रांसफर फंक्शन फेल हो जाएगा। अगर ट्रू होता है तो इसका मतलब है कि ट्रांसफर फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अच्छा, the following address following is the standard implementation of the transfer function। इसमें क्या होता है कि फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन लिखा हुआ है ट्रांसफर के नाम पे। इसमें दो वेरिएबल हैं, एड्रेस टू के नाम पे और यूनिट वैल्यू के नाम पे, कि कितने वैल्यू हमने ट्रांसफर करनी है और किसको ट्रांसफर करना है। ये पब्लिक लेवल का फंक्शन बनाया हुआ है। इसकी रिटर्न जो है वो बूलियन है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इसमें दो रिक्वायर के फंक्शन है। अच्छा, पहला रिक्वायर का फंक्शन क्या है कि कहता है कि वैल्यू जो मैं ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए जो कि जिस सेंडर से ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ 100 ऑफ टोकन, तो मेरे पास 100 ऑफ टोकन होने चाहिए। अगर मालूम हो मेरे पास 90 टोकन है और मैं 100 टोकन ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो वो हमें इधर ही रोक देगा कि ये आपके पास तो 100 टोकन है ही नहीं, तो वो किस तरीके से ट्रांसफर करेगा। अच्छा, जो रिक्वायर है इसमें एक और फंक्शन है कि जो टू का एड्रेस है वो डेड एड्रेस नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 मींस डेड एड्रेस, यानी कि मैं जो टोकन ट्रांसफर कर रहा हूँ वो बर्न नहीं होने चाहिए, डेड नहीं होने चाहिए। यानी डेड एड्रेस को ट्रांसफर कर दिए तो वो क्या होगा कि मेरे जो टोकन ट्रांसफर कर रहा हूँ वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये वैलिड एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि इसमें बैलेंसेस का जो हमारा फंक्शन है वो कॉल होगा। उसमें क्या होगा कि बैलेंसेस मैसेज डॉट सेंडर, इसके अंदर जितने भी बैलेंसेस आ जाएंगे, और बैलेंसेस मैसेज डॉट सेंडर डॉट, अब देखेंगे इसके अंदर मैथ लाइब्रेरी यूज की हुई है, सब अंडरस्कोर वैल्यू, यानी कि जो बैलेंसेस के अंदर मूव हो जाएगा, जितने भी ट्रांसफर किए हैं हमने टोकन, उसमें से डिडक्ट होंगे जो वैल्यू ट्रांसफर की है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 ट्रांसफर किए तो यहाँ पे मेरे पास 0 मूव हो जाएंगे। अगर मैंने 50 ट्रांसफर किए तो यहाँ पे 50 माइनस होके 50 ट्रांसफर हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक तो काम ये करेगा। दूसरा काम करेगा ये कि बैलेंसेस जो 2 है, ये वाले जो एड्रेस मैंने कहा है, इसके अंदर क्या करेगा, बैलेंसेस 2 को और ऐड कर देगा वैल्यू को, जो मैंने वैल्यू उसके अंदर भेजी है, और वो बैलेंसेस जो आप हमने एरो ऊपर बनाया था बैलेंसेस के नाम पे, उसके अंदर 2 के अंदर इस वैल्यू को ऐड कर देगा। और फिर एक हमारी एक हिस्ट्री भी क्रिएट कर देगा कि कहाँ से किस मैसेज का सेंडर कौन था, किसको ट्रांसफर हुए और कितनी वैल्यू ट्रांसफर हुई, और रिटर्न कर दिया 2 को। तो ये एक आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है ट्रांसफर का, जो कि मैंडेटरी है ERC20 टोकन के लिए, और हर ERC20 टोकन का जो भी कोई भी टोकन आप देखेंगे उसके अंदर ये ट्रांसफर का फंक्शन जरूर लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि एज पर हमने जो इम्प्लीमेंटेशन देखी थी, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, इफ इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस इज नॉट 0 एड्रेस, यही मैंने आपको बताया था। द एड्रेस 0 इज यूज व्हेन परफॉर्मिंग टोकन मिंटिंग और बर्निंग। हमको जब क्या होता है कि अगर हमको टोकन को बर्न करना है तब हम लोग ये वाला एड्रेस यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग यूज नहीं करते। और या मिंटिंग करना होता है, यार हमें टोकन की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, तब हम लोग इसको डेट एड्रेस को यूज करते हैं। जब हम लोग मिंटिंग के फंक्शन को यूज करेंगे तो हम लोग इसको और मजीद डिस्कस करेंगे। इफ टोकन आर सेंट टू एड्रेस 0 दे वुड बी बर्न, ठीक है, ये बर्न हो जाएंगे। जैसे ही हम लोग मैंने एड्रेस 0 के अंदर ट्रांसफर किए कोई भी टोकन, वो बर्न हो गया, बर्न हो जाएगा। देयरफॉर दिस चेक इज इन प्लेस प्रिवेंट अ यूजर फ्रॉम अनइंटेंशनली बर्निंग देयर टोकन। फॉर एग्जांपल मुझे बर्न करना नहीं है लेकिन मैंने गलती से जो है वो 0 का एड्रेस दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली, अगर मैंने ये रिक्वायर का फंक्शन नहीं लिखा तो वो क्या करेगा, इसमें इस वाले फंक्शन को मैं रिमूव कर देता हूँ रिक्वायर को, तो क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा, सॉरी ये वाले फंक्शन को रिमूव कर देता हूँ, तो आगे बढ़ेगा और ये इसमें डेड एड्रेस के अंदर भेज देगा, बजाय इसके कि 2 एड्रेस में कोई ऑथेंटिक एड्रेस हो उसके उसकी बजाय। अच्छा,
If you are calling a transfer function from within a contract, it is recommended to enclose the call with require. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको require के फंक्शन को यूज़ करें। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही दो require की कंडीशन को यूज़ करें। इसमें कोई और भी कंडीशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी बिजनेस लॉजिक के हवाले से। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला कि मैं चाहता हूं कि कोई भी जो टोकन होल्डर्स है वो जो है 1000 टोकन से ज्यादा ट्रांसफर कर ही नहीं सके, भले ही उसके पास 1 मिलियन टोकन का बैलेंस अवेलेबल है, यानी एक दफा में 1000 टोकन से ज्यादा ट्रांसफर ही नहीं कर। तो मैं इधर एक और रिक्वायर की फंक्शन लगा देता हूँ कि ये यूनिट की जो वैल्यू है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 होनी चाहिए, ठीक है, और इससे ज्यादा होगी तो वो उधर ही रोक दे, आपको जाने नहीं दे। तो इसमें अपने बिजनेस लॉजिक में इजीली यूज कर सकता हूँ रिक्वायर के फंक्शन को लगा के यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से require a sufficient token balance to be available in the contract, ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें sufficient balance होना चाहिए। ये हमारे को ये रिक्वायर का बता रहा है कि अगर इसके पास बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो आपको इधर रोक देगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन द एंटर एंड ईथर एंड टोकन ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करते हैं ईथर बेसिकली क्या है, हम लोग जब ब्लॉकचेन के अंदर ERC20 टोकन को क्रिएट करेंगे तो ERC20 टोकन के अंदर जो टोकन है, जो जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया, बेसिकली वो टोकन है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी नेटिव करेंसी को ट्रांसफर करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? The developer must know that there are two type of transfer function, ठीक है, दो तरह के ट्रांसफर के फंक्शन है। डेवलपर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद दिस एंड यूज द रिक्वायर्ड फंक्शन व्हेन नीडेड, यानी कि दो तरह के ट्रांसफर फंक्शन है। एक ट्रांसफर फंक्शन वो है जो कि आपको ईथर को ट्रांसफर करने के लिए यूज होगा, और दूसरा ट्रांसफर फंक्शन है जो कि आपके टोकन को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। One is used on the address data type to transfer the ether to that address from the contract, as in following example. For example, अगर मुझे ईथर को ट्रांसफर करना है किसी दूसरे एड्रेस के लिए तो मुझे जो है वो इस तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यू इन अमाउंट इज इक्वल टू 1 ईथर, ठीक है। कुड बी एनी अमाउंट टू ट्रांसफर, कोई भी अमाउंट हो सकती है। मैंने लिखा एड्रेस, उसका कौन सा एड्रेस पे जाना है, डॉट ट्रांसफर और उसका अमाउंट लिखूंगा। अच्छा, इसमें क्या है कि अब्दुल रहमान अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। अच्छा, द प्रीसीडिंग कॉल्ड would transfer 1 ether from the contract to address, यानी क्या होगा कि ये मैं जैसे ही ये कॉल करूंगा ये 1 ईथर ट्रांसफर कर देगा इस एड्रेस को, ठीक है, ट्रांसफर अमाउंट। अब जैसे ही ये इसमें क्या होगा कि ये इस मेथड को मैं यूज जब करता हूं जब जो है मुझे ईथर को ट्रांसफर करना है। वन थिंग टू नोट इन दैट बिफोर Solidity वर्जन 5 the recipient address should be defined just an address data type। इससे पहले हम लोगों को 5 से पहले जो है वर्जन से पहले सिर्फ और सिर्फ एड्रेस की डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती थी, इसमें और कुछ नहीं डिफाइन करना पड़ता था। लेकिन 5 वर्जन के बाद ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि ईथर के साथ हमने डिफाइन एड्रेस के साथ डिफाइन करना है पेबल का एक कीवर्ड है, ठीक है। पेबल हमारे को डिटरमाइन करता है कि ये जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ये ट्रांसफर नेटिव करेंसी का है, ईथर का है, जिस ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है उसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है। द सेकंड टाइप is the function defined by ERC20 standard. This function should be called on the contract with the ERC20 standard APIs that supported as shown in the following. अब
जो ERC20 का स्टैंडर्ड है जिसमें हम ट्रांसफर कर रहे हैं ईथर को टू अनदर एड्रेस, ERC20 टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डाला, डॉट ट्रांसफर टू एड्रेस एंड अमाउंट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी ERC20 के जो है हम टोकन इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। In preceding call, token contract address is an address. Type variable ERC20 is the contract type. ERC20 contract address cast an address type to a contract type. ठीक है, इसमें क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आपने दिया और किसको आपने ट्रांसफर किया है और कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है। तो इसको हम लोग इजीली हम टोकन इजीली हम ट्रांसफर कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा, टोकन ट्रांसफर डज नॉट नोटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर आप क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपको ईथर रिसीव होते हैं, ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है, आपने क्या करना है कि इसमें फॉल बैक का एक फंक्शन आता है, उसको आपने जरूर यूज करना है। फॉल बैक का फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपने ईथर रिसीव किए हैं, फॉर एग्जांपल एट द कॉन्ट्रैक्ट लेवल, मैंने एक ERC20 का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर जो है बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मैं कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दे दिया और वो गलती से मुझे नेटिव करेंसी ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेटिव करेंसी ट्रांसफर कर दी, लाइक ईथर ट्रांसफर कर दिया, ईथर ट्रांसफर कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट तो रिसीव कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से अगर मैं उसके अंदर फॉलबैक का मैंने फंक्शन यूज नहीं किया हुआ तो उसकी वजह से अगर मैंने कोई ईथर उसके अंदर ट्रांसफर किए तो उसको मैं इजीली विड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें फॉलबैक का फंक्शन उसके अंदर यूज करना पड़ेगा जो कि मुझे हेल्प करेगा कि मैं कोई भी ईथर उसके अंदर इजीली विड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, token can be locked as per ERC20 स्टैंडर्ड की इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफर का मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हम लोग जो टोकन है वो जो है टोकन कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को भेजें या कहीं और भेजें। इसका मतलब ये कि सेंडिंग टोकन टू द ERC20 टोकन इटसेल्फ, यानी कि मतलब मैंने एक ही इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही अपने ही टोकन को इसके नेटिव टोकन को भेजने के लिए जो लाइक अगर मैं भेजना चाहूँ तो उसको किस तरीके से मैं उसको प्रिवेंट कर सकता हूँ। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसके अंदर इजीली लॉक कर सकते हैं। इफ द टोकन आर ट्रांसफर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस itself, those token will be locked forever because the contract code does not have a way to take the token out of the contract. For example, मैंने कोई भी XYZ टोकन उसके अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भेजा तो मेरे पास अगर कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि मैं उसको जो है वो विड्रॉ कर सकूं तो वो मेरे लिए उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगे। तो इसमें क्या था कि पास्ट में क्या था, देयर हैव बीन मैनी ERC contract deploy where the token of the same contract are sent to the contract address itself. For example, quantum का सिंबल QTOM है and OMIS Go सिंबल OMG है। टोकन मोस्टली द टोकन वर सेंड बाय ह्यूमन मिस्टेकनली, ठीक है ना, यानी कि क्वांटम के सिंबल के अंदर जो है मैंने OMG के टोकन ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि मैं इसको OMG के टोकन को क्वांटम के टोकन के एड्रेस के साथ रिट्रीव कर सकूं। However, it was the loss of the people who mistakenly sent the token to the contract address. तो ये completely loss हो जाता था उन लोगों के लिए। अब क्या हुआ कि इन द ओपन जेपलिन लाइब्रेरी के अंदर ESC स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर the transfer and transfer from function also do not have a check for the contract address itself, such a required to address or this address. There is a reason behind this to reduce the gas cost of the transaction
as there would be million of transaction performed using these function. However, it is the contract deployer responsibility to ensure the safety of their user fund. यानी कि हमने require की कंडीशन को लगाते हुए मेक श्योर करना है कि इसके अंदर कोई और टोकन ट्रांसफर ना हो पाए या कुछ किसी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रिवेंट करना है. इट इज रिकमेंडेड टू चेंज द ERC20 टोकन इम्प्लीमेंटेशन एंड ऐड द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेक इन इट. ठीक है, कि उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि चेकर लगाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. However, the function related to reclaiming token can be used in your ERC20 token implementation. This would enable the reclaiming of your contract specific token as well as other ERC specific token that were mistakenly sent to the contract. तो इसको हम लोग इजीली अपनी ERC20 टोकन के स्टैंडर्ड को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि टोकन बाय मिस्टेकनली इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सेंड कर दिए. उसको हम लोग किस तरह रिकवर कर सकते हैं, इसकी जो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, इसको हम लोग इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. अच्छा, इसी तरीके से हमको अगर मालूम करना है कि जो ट्रांसफर कर रहे हैं हम जो ट्रांजैक्शन की जो हम लोग डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल हम लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो इजीली हम लोग ट्रांजैक्शन हैश के थ्रू हम लोग देख सकते हैं. देयर आर सम डिफरेंसेस इन ट्रांजैक्शन डिटेल ऑफ ईथर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन एंड ERC20 टोकन ट्रांसफर ट्रांजैक्शन. उसमें क्या है कि ये ईथर स्कैन आप लोगों ने यकीनन जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए थे तो इस ईथर स्कैन को हम लोगों ने फॉलो किया था. तो उसके अंदर हमारे पास जो वेरिएबल अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन का हैश आ रहा होता है, ट्रांजैक्शन रेसिपिएंट स्टेटस आ जाता है कि जो मैंने ट्रांजैक्शन की वो ट्रांजैक्शन सक्सेस हुई या फेल हो गई, तो उसका हमारे पास उसका आइडेंटिफायर आ जाता है कि सक्सेस है या फेलियर है. ब्लॉक की हाइट बताया जाता है कि अभी कौन से ब्लॉक के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन अपेयर हुई है. टाइम स्टैम्प किस वक्त जो है वो हमारी ट्रांजैक्शन ब्लॉक का पार्ट बनी है, किस एड्रेस से ट्रांजैक्शन हुई है, किस एड्रेस को हुई है, कितनी वैल्यू हमने ट्रांसफर की है. ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है आप इजीली ईथर स्कैन के अंदर देख सकते हैं. ठीक है, ये इसमें भी ये बता रहा है द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट टेकन फ्रॉम ईथर स्कैन IO shows the ether transaction where the from address sent the ether directly to the to address. In this case, the ether balance of the to address will be increased. ठीक है ना. टू इस केस के अंदर जैसे ही होगा, जैसे ही फ्रॉम से टू के अंदर जाएंगे तो टू वाले का अल्टीमेटली बैलेंस जो है ईथर बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा, इसमें एक और हम लोग देख लेते हैं. द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट हैज बीन टेकन फ्रॉम ईथर स्कैन अगेन एंड इट शोइंग ERC20 स्टैंडर्ड टोकन कॉल्ड मेकर. इसके अंदर मेकर की ट्रांजैक्शन बता रहा है कि मेकर की ट्रांजैक्शन हुई है, बीइंग ट्रांसफर्ड. मेकर ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन एड्रेस टू एड्रेस. देखिए ये ट्रांजैक्शन का हैश है, ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गई है, ब्लॉक की हाइट ये है, टाइम स्टैम्प इसकी ये है कि कितने टाइम पे ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है, किस एड्रेस से ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई है. अच्छा, अब ये देखें टू के अंदर क्या आ रहा है. टू के अंदर आपका पास एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आ रहा है. ठीक है, किस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से एग्जीक्यूट हुई है. जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्योंकि आपने नेटिव ट्रांजैक्शन टोकन ट्रांसफर किया है तो यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है जो आपका वॉलेट का एड्रेस है. ठीक है, जबकि यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है. टू आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस के अंदर आप भेज रहे हैं. बेसिकली टोकन ट्रांसफर किस जगह से किस जगह पे गया फॉर इतने मेकर. ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू इसके अंदर 0 आ रही है, लेकिन इसकी ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाती है, जो कि आपको इसमें दिखा रहे होंगे. हम लोग यहाँ एज यू कैन सी मेकर टोकन आर सेंट फ्रॉम द फ्रॉम एड्रेस टू द एड्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम
079D4. However, the transaction details shown that the transaction is performed on the to address. ठीक है, ये मैं आपको बताया on the to address इसमें परफॉर्म हुई है, which is the address of maker token contract. ये बेसिकली मेकर टोकन का एड्रेस है. द मेकर टोकन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इज ये वाला. बेसिकली अगर आप इसको कहीं पे भी देखना चाहेंगे इथर स्कैन के ऊपर, इस एड्रेस को क्लिक करेंगे तो आपको मेकर का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की डिटेल मिल जाएगी. ठीक है जी. दिस ट्रांजेक्शन इज अ फंक्शन कॉल टू अ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द रीजन व्हाई द टू एड्रेस is the contract address. The transaction data that pass for the preceding transaction is as follows. This one. अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं अप्रूव का फंक्शन का. अप्रूव का फंक्शन क्या होता है? अप्रूव का फंक्शन हमको बेसिकली हमें क्या करना होता है कि कभी कभी अप्रूवल देना होता है किसी एक्स एड्रेस के लिए कि वो इतनी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सके या इतनी ट्रांजैक्शन को लाइक आगे सेल्फ यूज कर सके, तो हम लोग इसको अप्रूव के फंक्शन में यूज कर सकते हैं. एन अकाउंट address contract can call the approve function to approve the transfer of a certain amount. ठीक है ना, किसी certain amount को के अप्रूवल को मुझे अप्रूव करना है to another account, address या contract, तो मैं अप्रूव के फंक्शन को यूज करते हुए इसको अप्रूवल दे सकता हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जांपल. अलाइस के पास 5000 टोकन थे, ठीक है, TKX के नाम पे उसके इथेरियम वॉलेट के अंदर. ठीक है, अब अलाइस क्या चाह रही है कि वो अलाउ करना चाह रही है उसके फ्रेंड बॉब को कि वो 1000 TKX यूज कर सके आउट ऑफ 5000. अच्छा, उसके लिए क्या अलाइस को क्या करना पड़ेगा कि अलाइस को अप्रूव करना पड़ेगा बॉब के अकाउंट को कि वो 1000 TKX यूज कर सके. वंस द टोकन आर अप्रूव, जब जैसे ही वो अप्रूव कर देगी तो वो बॉब क्या करेगा, बॉब 1000 TKX को यूज कर सकता है या इससे कम अमाउंट को यूज कर सकता है, इससे ज्यादा को यूज नहीं कर सकता, या इसके इक्वल को यूज कर सकता है. किसके अकाउंट से? फ्रॉम अलाइस के अकाउंट से. अलाइस के अकाउंट को यूज करते हुए, और उसको अकाउंट एंड ट्रांसफर 250 टू हिज फ्रेंड. अगर वो चाहे कि 250 अपने फ्रेंड को ट्रांसफर करना चाहे तो वो भी कर सकता है. अच्छा, टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन बॉब विल कॉल द ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन. अच्छा, ये इसमें क्या करेगा कि इसमें ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन यूज करेगा, और ट्रांसफर फ्रॉम के फंक्शन को अब देखें इसके अंदर 3 आपके पास वेरिएबल आ रहे हैं, एक फ्रॉम, एक टू, और कितना स्पेंड आपने करना है. तो उसके लिए आप क्या करेगा कि अलाइस के अकाउंट को यूज करेगा, किसको ट्रांसफर कर रहा है और कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है. तो ये ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन बेसिकली इसलिए यूज होता है कि अगर आपको कोई अप्रूव लिमिट हुई है तो उसको उस अप्रूव लिमिट को यूटिलाइज करते हुए किसी और को ट्रांसफर कर सकें, या आप अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली. ठीक है, टू डिडक्ट 250 TKX फ्रॉम अलाइस एंड क्रेडिट दोज टू चार्लीज अकाउंट. ठीक है, उसके यानी कि बॉब का जो फ्रेंड था चार्ली, उसके अकाउंट को उसने ट्रांसफर कर दिया. आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन बॉब इज नाउ अलाउड टू टेक रिमेनिंग 750. यानी उसके पास, बॉब के पास 750 की लिमिट रह गई फ्रॉम अलाइस अकाउंट, यानी अलाइस के अकाउंट के साथ अकाउंट से 750 की लिमिट रह गई. लेकिन इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड हमको ये करना पड़ेगा. देखें, अभी क्या है, बॉब के पास एक कोटा अवेलेबल है कि इतने अमाउंट को वो यूटिलाइज कर सकता है, या वो क्या करे उस 100% अपने पास ट्रांसफर कर दे, या वो क्या करे कि उसको जितना कोटा असाइन हुआ है उस कोटे को यूज करते हुए वो किसी और को स्पेसिफाई अमाउंट कहीं और ट्रांसफर कर सके. तो इसलिए हम लोग जो अप्रूव का फंक्शन है वो इसमें यूज कर सकते हैं कि किसी को अप्रूव करना हो किसी स्पेंडर को, तो इजीली इसके थ्रू हम लोग
यूज कर सकते हैं, किसी को अप्रूवल दे सकते हैं। इसमें जैसे कि द अप्रूव फंक्शन टेक्स टू पैरामीटर, स्पेंडर और वैल्यू। द स्पेंडर एड्रेस टू होम द अप्रूवल विल गिवन एंड हु विल बी अलाउड टू स्पेंड। यानी अलाइस ने क्या किया, अप्रूव का फंक्शन यूज करते हुए बॉब को एज ए स्पेंडर कुछ वैल्यू असाइन कर दी। अच्छा, द फंक्शन रिटर्न्स अ बूल वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव वेदर अप्रूव फंक्शन इज फेल और पास। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम लोग अप्रूव के फंक्शन को इन डिटेल देखना चाहें तो फंक्शन अप्रूव है, इसके अंदर एड्रेस का एक वेरिएबल यूज हो रहा है और इसमें जो वेरिएबल है वो स्पेंडर है। यूनिट यूइंट और वैल्यू का हमारे पास वेरिएबल है, पब्लिक का फंक्शन है और इसके अंदर अलाउड मैसेज डॉट सेंडर और इसके अंदर स्पेंडर की वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसका एरे बनाया हुआ है कि मैसेज डॉट सेंडर ने इतनी, इसको स्पेंडर को इतनी वैल्यू अलाउ की हुई है। और अगर जैसे ही इसके अंदर अप्रूवल का फंक्शन कॉल होगा तो वो ऑटोमेटिकली हिस्ट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगी उसकी। ठीक है जी। एज शोन इन द प्रीसीडिंग कोड, it just update the allowed mapping and emits approval event if you are calling the approve function from within the Solidity contract. ठीक है जी। अच्छा, कुछ हम लोग देख लेते हैं फ्रंट रनिंग अटैक ऑन द अप्रूव फंक्शन। अप्रूव फंक्शन के अंदर लाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा विजिबल होता है तो इसके अंदर फ्रंट रनिंग अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या है। इम्प्लीमेंटेशन, जो अप्रूव फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है, अगर हम लोग इसको देखें तो इसमें इसके कुछ प्रॉन्स हैं, लाइक उसको अगर लाइक डिसएडवांटेजेस हैं, इसको इसमें फ्रंट रनिंग अटैक्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हम लोग अंडरस्टैंड इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जो अटैकर होगा वो जो क्या कर सकता है कि वो इनिशिएट कर सकता है ट्रांजैक्शन को which is to be executed before a specific spending transaction that could benefit an attacker financially is called running attacker। यानी इसमें क्या हो सकता है कि वो इसको यूज करते हुए इंटरनली फंक्शन को वो अप्रूव करा सकता है ट्रांजैक्शन को अपने पास। On Ethereum blockchain, the transaction gets executed based on the gas price. Someone is offering the process their transaction. The more gas price you provide for transaction, the more likely it is that your transaction will be executed and adding into the block. For example, मैंने अपनी जब ट्रांजैक्शन कर रहा था तो उस वक्त लो गैस प्राइस के साथ मैंने ट्रांजैक्शन की। हो सकता है जो अटैकर हो उसने मेरी ट्रांजैक्शन को रीड करने के बाद हाई गैस वैल्यू दे के उस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन इजीली कर सकता है अगर उसको उसमें लाइक वो इजीली जो है ब्लॉकचेन के इथेरियम लेवल पे स्कैनर लेवल पे उसको स्टडी करना करने के काबिल हो, लाइक तो वो इजीली उसको उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है अप्रूव के फंक्शन को और उसको जिसको अलाउ किया हुआ है उसकी जगह अपना एड्रेस इजीली उसके अंदर इंडक्ट कर सकता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से इसके अंदर चांसेस हैं। इसको हम लोग फर्दर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन के हम लोग इसको किस तरीके से फ्रंट जो रनिंग बॉट्स हैं अटैक्स हैं उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं और उसको किस तरीके से लेके चल सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एक ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन है। ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन क्या करता है, बेसिकली अगर एज ए ओनर मैं किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहूँ अपना कोई फंड्स को, तो मैं क्या करूँ कि अपना एड्रेस दूंगा, टू का एड्रेस दूंगा और कितनी वैल्यू मुझे ट्रांसफ़र करनी है तो वो मैं ट्रांसफ़र फ्रॉम के फंक्शन के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। बेसिकली ट्रांसफर फ्रॉम फंक्शन के अंदर हमारे पास 3 आर्गुमेंट हैं। फ्रॉम का वेरिएबल है जो कि एड्रेस होगा, एड्रेस टाइप है आर्गुमेंट।
वो क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा टोकन फ्रॉम इथेरियम अकाउंट, और टू किसको ट्रांसफर करना है उसके अंदर ऐड कर देगा उस वैल्यू को जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ बेसिकली। अगर ट्रांसफर फ्रॉम के फंक्शन को मैं देखना चाहूँ तो उसके अंदर तीन आर्ग्यूमेंट हैं, फ्रॉम, टू और वैल्यू का। पब्लिक है, रिटर्न बूलियन करेगा। इसमें तीन रिक्वायर के स्टेटमेंट है। फर्स्ट रिक्वायर स्टेटमेंट है कि जो वैल्यू मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ उसका बैलेंसेस फ्रॉम जो है वो लेस देन इक्वल टू जो वैल्यू मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। यानी कि मेरे पास अगर 100 का बैलेंस है, मैं इधर 101 करना चाह रहा हूँ तो इधर फेल हो जाएगी, अगर 100 या लेस देन करूंगा तो वो क्लियर हो जाएगी। दूसरी रिक्वायर की फंक्शन क्या है कि जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू अलाउड, जितनी अलाउड है, ठीक है, जो हम लोगों ने अलाउड के फंक्शन के अंदर लिखी हुई है मैसेज डॉट सेंडर को, अगर उससे लेस है तो वो उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। रिक्वायर है होगा वो डेड एड्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये फिर अगर ये सारी कंडीशन मेट होती हैं तो वो बैलेंसेस को चेंज करेगा। सबसे पहले बैलेंसेस 2 को चेंज करेगा, अलाउड फ्रॉम की जो वो लिमिट है उसको रिड्यूस करेगा, और फिर वो जो एमिट है उसको अपडेट कर देगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा इसको डिटेल में। लाइसेंस डॉट का अच्छा, अगर आप ट्रांसफर फ्रॉम का फंक्शन यूज कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ये रिकमेंडेड है कि आप इसको रिक्वायर की कॉल उसके अंदर मस्ट यूज करें। ठीक है ना, जब भी कि कोई आपकी जो, अगर आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन जो है ना वो सक्सेसफुली हो और उसमें जो है वो कोई एरर ना आए, तो आप रिक्वायर की कंडीशन उसके अंदर ज़रूर यूज़ करें। मालूम आपने रिक्वायर की कंडीशन यूज़ नहीं की और वो फंक्शन आगे एग्जीक्यूट कर दिया तो उसमें आगे आपकी गैस के लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मालूम आपने वो रिक्वायर की फंक्शन यूज़ नहीं की और वो आगे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया और उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो कि फॉल्स की कंडीशन हो, तो वो तो फंक्शन तो आपका परफॉर्म हो गया, और फंक्शन परफॉर्म होने के साथ साथ आपकी गैस भी ज़ाया होने के चांसेस हैं। तो इसलिए रिक्वायर का फंक्शन हमारे को हमेशा सिक्योर करता है कि हमारी गैस को ज़ाया ना हो। अच्छा, इसी तरीके से एक फंक्शन है हमारे पास अलाउंस का फंक्शन। अलाउंस का फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारा रिमेनिंग बैलेंस है जो कि अलाउ किया हुआ है, अलाउड हम लोगों ने पिछला अभी ओनर की तरफ से जो अलाउड किया हुआ था फंड, उस अलाउंस के अंदर से हमने जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको देखना चाहते हैं तो अलाउंस का हम लोग फंक्शन यूज कर देंगे जो कि स्पेंडर को करंटली अलाउड है, या कि उसको विड्रॉ कर सके या किसी और को ट्रांसफर कर सके। ये अलाउंस का फंक्शन क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा बेसिकली आपका जो रिमेनिंग बैलेंस होगा टोकन का उसको आपको रिटर्न करेगा। अलाउंस के फंक्शन के अंदर आपके बेसिकली दो वेरिएबल हैं, एक ओनर है, द एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ द टोकन हु प्रीवियसली कॉल्ड द अप्रूव फंक्शन जिसने कॉल किया था, और स्पेंडर जो आपका स्पेंडर है जिसने उस अलाउंस को यूज करना है बेसिकली। अच्छा, इसी तरीके से द बैलेंस ऑफ फंक्शन है। द बैलेंस ऑफ फंक्शन क्या करता है कि रिटर्न करता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एड्रेस के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरा एक मेटामास्क के अंदर एड्रेस है और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास टोकन का बैलेंस कितना अवेलेबल है, तो बैलेंस ऑफ का फंक्शन में यूज़ करते हुए उसको देख सकता हूँ कि मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया है, तो वो इजीली मैं उसको देख सकता हूँ। इसी तरह टोटल सप्लाई का फंक्शन है। टोटल सप्लाई का फंक्शन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे बता देगा कि जो टोटल सप्लाई है जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो कितनी है, टोटल सप्लाई ऑफ द टोकन। इट मींस के जो द सम ऑफ टोटल ऑफ टोकन बैलेंस ऑफ ऑल द टोकन होल्डर्स मस्ट मैच द टोटल सप्लाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ होल्डर हैं, थाउजेंड्स ऑफ होल्डर्स के पास जितना टोटल होगा टोकन अलोंग विद द कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस
वो जो है वो टोटल सप्लाई को इंडिकेट करेगा बेसिकली। अच्छा, इवेंट्स बेसिकली क्या है कि इवेंट्स आपकी लॉग को मेंटेन करता है कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसफ़र किए फ्रॉम टोकन फ्रॉम एक्स एड्रेस टू वाई एड्रेस, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो इवेंट्स के थ्रू के लाइक ब्लॉकचेन लेवल पे, तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि किस एड्रेस से किस एड्रेस को और कितना ट्रांसफ़र हुआ, और मैं टाइम स्टैम्प भी मेंटेन कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अपनी इसके अंदर इवेंट्स के अंदर डाल सकता हूँ इजीली। इसी तरह ट्रांसफर इवेंट्स, इसमें स्टैंडर्ड इवेंट है। एक ट्रांसफर इवेंट जो है एक स्टैंडर्ड इवेंट है, उसके अंदर तीन उसके अंदर बेसिकली वैल्यूज हैं जो कि हम लोग उसके अंदर इवेंट के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। उसमें कि द फ्रॉम के किस एड्रेस से जो है वो टोकन ट्रांसफर हुए, टू किस एड्रेस को टोकन ट्रांसफर हुए, और कितनी वैल्यू के टोकन ट्रांसफर हुए, वो हम लोग इसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह अप्रूवल का इवेंट है। अप्रूवल के इवेंट के अंदर कि किसने अप्रूवल दिया, ओनर कौन था, किसको अप्रूवल दिया और कितनी वैल्यू को अप्रूवल दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शनल फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शनल फंक्शन में जो सबसे नोन जो फंक्शन है वो है नेम का। नेम क्या करेगा, नेम हमारे को स्पेसिफाई करेगा कि हमारा टोकन का नेम क्या है। बेसिकली टोकन का नेम क्या है, टोकन का सिंबल क्या है और टोकन का डेसिमल क्या है। टोकन का नेम क्या बताएगा कि हम जो है वो जारी बात है जब हम लोग अपना टोकन क्रिएट करेंगे तो उस टोकन का कोई ना कोई हम लोग नाम सजेस्ट करेंगे ब्लॉकचेन को कि इस टोकन का नेम फॉर एग्जांपल सेफ मून है, ठीक है, शिबा टोकन है, लाइक XYZ टोकन है। ठीक है, उस टोकन का नाम मैं इजीली इसके अंदर रख सकता हूँ। तो इसमें मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे ये टोकन का नाम क्या है। टोकन का सिंबल हम लोगों ने बताना पड़ेगा कि टोकन जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसका सिंबल क्या है और उसके डेसिमल्स कितने हैं। ठीक है जी। तो ये जब मैं इसके अंदर ERC टोकन करूँगा तो इसको हम डेसिमल्स को हम लोगों को बताना पड़ेगा। बेसिकली डेसिमल्स क्या है, डेसिमल आपकी डिनोमिनेशन को बताता है आपकी टोकन की। फॉर एग्जांपल द इसमें स्टैंडर्ड जो डेसिमल्स हैं जो इथेरियम के हैं वो 18 है। मींस आपका जो एक एक टोकन होगा उसके अंदर उसकी जो डिनोमिनेशन होगी वो 18 तक जाएगी। उसके अंदर कितना डेसिमल्स उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो आप इसको फर्दर रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं या 0 भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 18 की। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक कंप्लीट टोकन क्रिएट करेंगे और टोकन क्रिएट करके उसको डिप्लॉय करेंगे सॉलिडिटी लेवल पे रिमिक्स को यूज करते हुए, और उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे रिंकेबी या कोई और नेटवर्क को यूज करते हुए। और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इन सारे फंक्शंस को जो हम लोगों ने आज स्टडी किए हैं किस तरीके से उसको डिप्लॉय कर सकेंगे। अभी तक का कोई क्वेश्चन हो, कुछ ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बिफोर मैं क्लास पॉइंट कर सकूं। सर को 2-3 क्वेश्चन पूछने छोटे छोटे। बर्निंग सर जब आपने लफ्ज इस्तेमाल किया शुरू में टोकन बर्निंग के बारे में, बर्निंग क्या होती है सर? बर्निंग होती है कि मुझे अपने टोकन को किसी डेड एड्रेस के ऊपर भेजना है, यानी कि मुझे यूटिलाइज नहीं करने ताकि उसको कोई और यूटिलाइज ना कर सके उन टोकन्स को। जो फॉर एग्जांपल मैंने 100 टोकन इंट्रोड्यूस किए हैं, अब इन फ्यूचर मैं चाह रहा हूँ कि उसको स्कैरिसिटी को मेंटेन करने के लिए मैं उसकी सप्लाई को डिक्रीज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको अपने टोकन को बर्न एड्रेस में भेज देता हूँ ताकि मेरे जो टोटल सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए। ठीक है सर। सर एक और चीज थी, ये अगर हम जब कोई मतलब ये टोकन जनरेट करते हैं तो उसके लिए गैस पे करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल करनी पड़ेगी। अच्छा
सर कोई जब मैं टोकन जनरेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 100 टोकन जनरेट करता हूँ, तो इनकी वर्थ कैसे पता चलेगी, कैसे मैं खुद डिफाइन करूंगा ये कि मुझे वैसे बताया जाएगा ब्लॉकचेन के ऊपर? ये बेसिकली एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको अंडरलाइन एसेट बताना पड़ेंगे कि आपकी फॉर एग्जांपल मेरे 100,000 टोकन है, उसका इक्वल टू 1 ईथर, तो ये मुझे डिटरमाइन करनी पड़ेगी और मुझे 1 ईथर एज ए लिक्विडिटी ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी टोकन की वैल्यू ऐड हो जाएगी। लिक्विडिटी क्या होती है सर? जी, लिक्विडिटी हम लोग क्या करते हैं कि हमें अंडरलाइन एसेट ऐड करना पड़ता है। अभी जब आपने टोकन क्रिएट करते हैं तो उस वक्त तो कोई आपकी वैल्यू होती नहीं है ना टोकन की, जी सर। सही है। अभी तो टोकन आपने ब्लॉकचेन में क्रिएट कर दिया, लेकिन उसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करने के लिए उसके अंडरलाइन एसेट ऐड करने पड़ते हैं। कि बताना पड़ता है कि मेरा एक टोकन है 1 ईथर के इक्विवेलेंट, तो वो 1 ईथर मुझे डिपॉजिट कराने पड़ते हैं एट ब्लॉकचेन लेवल। वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे डिटेल डेप्थ में एडवांस लेवल पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा भी कि एडवांस लिक्विडिटी किस तरह ऐड होती है। हम लोग टेस्ट नेट पे लिक्विडिटी ऐड भी करेंगे, आप लोग जाएंगे और बाइंग भी करेंगे खुद से। जैसे हम लोग टोकन क्रिएट करेंगे, विद इन क्लास एक ग्रुप बना लेंगे, आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से कहाँ जाना है। मैं लिंक शेयर करूंगा, आप लोग जाके बाय भी करोगे, आप लोग सेल भी करोगे, ट्रेडिंग करोगे, पूरी कंप्लीट एक टोकन क्रिएट करके हम लोग आगे लेके चलेंगे उसको। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। बस ठीक है सर, बाकी फिर आप क्या रहेगा एनएफटी का अगला चैप्टर फिर पढ़ेंगे तो उसके बारे में मजीद डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। लिक्विडिटी के बारे में एक चीज इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अक्सर 2-3 दफा ऐसा हुआ कि मैं ना फेसबुक पे और दूसरी पेज पढ़ा, उसमें मुझे फिर मेरा उससे कांटेक्ट हुआ उस बंदे के साथ। वो कहता था कि चंद आप ना यूएसडीटी रखे, लेके बाय करें उसको, अपने ना अकाउंट में रखें, उससे वॉलेट दिया, ट्रस्ट वॉलेट दिया था, उस पर रखें, तो उस पे ना आपको जनरेट होता रहेगा, कुछ प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। हाँ, वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एडवांस लेवल के ऊपर। तो इस वक्त अभी इस क्वेश्चन को ना छेड़े तो बेहतर है, ठीक है। बहुत ही डिटेल में जाना पड़ेगा फिर मुझे। जी राइट सर, राइट सर। ठीक है, चलें जी अपनी क्लास का भी। जी सर काइंडली बुक शेयर कर दें। चैट पे शेयर है, चैट पे शेयर हुई है वो मास्टरिंग। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है तो इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रही। मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, होल्ड कीजिएगा। थैंक यू सर। ये लिंक शेयर किया है, इधर से आप बुक उठा लीजिएगा, ठीक है। ओके चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम।